नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संधि जानेंगे। और संधि में ना हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने ना क्लास क्रमांक जो 5 लिया था ना, उसमें आप लोगों का ना स्वर संधि के बारे में बताया था। उसके बाद आप लोगों को बताया था ना कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में नेक्स्ट क्लास में, मतलब 6वां क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज हम ना इस क्लास में ना व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक की 5वां क्लास को नहीं देखा होगा ना, तो पहले जाइए 5वां क्लास को देख लीजिए, ताकि आप लोगों का संधि से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कैसे सरल तरीके से आप लोगों को समझाना है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को उस क्लास में बताया हूँ। ठीक है, तो पहले जा कर के उसी देख लीजिए, उसके बाद इसे देखोगे ना तो सबसे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना आज हम लोग ना व्यंजन संधि के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअल में व्यंजन संधि है क्या। ठीक है, और आज की क्लास जो हमारा हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा कर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर मैं इसका जो पूरा पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना व्यंजन संधि के बारे में फटाक से पढ़ते हुए चलते हैं। और एक बात आप सभी लोगों को और बता दूं, आप लोगों का जो सीजीटेट एग्ज़ाम है ना, तो उसके लिए जो सीडीपी अर्थात बाल विकास का जो क्लास है ना, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर ले रहा हूँ। तो 5 से 6 क्लास बाल विकास के क्लास है उसका ले चुका हूँ। तो नहीं देखे होंगे ना, तो जा कर के सबसे पहले यूट्यूब पर ही सर्च कीजिए धीवर एकेडमी करके। वहाँ पर आप लोगों को ना मेरा जो दूसरा चैनल है उसका जा कर के पूरे क्लास को आप लोग देख सकते हो। बाल विकास के बारे में पूरा ना टॉपिक वाइज मैं पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, तो आगे भी क्लास उसका भी कंटिन्यू कराते रहूँगा। चलिए सबसे पहले अब हम लोग ना व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। वह संधि जिसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना व्यंजन संधि को समझने के लिए इसका थ्योरी टाइप से समझाया गया है। एक बात सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इसका जो बताया गया ना नियम कायदा कानून ना, उसे सबसे पहला थोड़ा सा पढ़ लो। इसके बाद मैं आप लोगों को किस प्रकार से ना व्यंजन संधि को आप लोगों को पहचानना है, सारी तरीकों को अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, इसमें देखो साफ साफ परिभाषा में पहले कहा है, वह संधि जिसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप लोग इसमें लिखा है दिग्गंत लिखा है, जैसे इसका संधि विच्छेद करोगे ना दिक प्लस अंत करके, तो ये जो पद प्रथम जो इसका जो शब्द है ना, इसके अंतिम वर्ण को देखोगे, जैसे ये क लिखा है, तो ये जो अंतिम वर्ण क है ना, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ये जो वर्ण क लिखा है वो व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा ना, तो इसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। आप लोगों को और सरल तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसके जो नियम दिए है ना उसको ध्यान से पढ़ लो। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर या किसी भी वर्ग का व्यंजन पंचम वर्ग के व्यंजन नहीं होने चाहिए हो, तो पहले वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में बदल जाता है। अर्थात जैसे ऐसे इसमें दिया है, देखो अगर का लास्ट में होगा ना, जैसे देखो ये लास्ट शुरुआती में ये जो दिया हुआ है ना, इसमें जो संधि विच्छेद किया गया उसमें शुरुआती को देखो, शुरुआती का जो दूसरा जो वर्ण है मतलब अंतिम वर्ण है उसमें का दिया है ना, तो का के स्थान पर ये ग में बदल जाएगा। जैसे देखो ये दूसरा में बदला हुआ जो रूप है ना, दिग्गंत जैसे बीच में दिया है वो में बदल जाएगा। अगर सेकंड में इसमें च दिया है तो जा में बदल जाएगा, टा दिया है तो डा में बदल जाएगा, ता दिया है तो दा में बदल जाएगा, और पा दिया है तो बा में बदल जाएगा। ये कहा गया है इसमें। अगर मैं आप लोगों को इसको अपने तरीके से समझाऊँ ना कि आप लोगों को क्या याद रखना है क्या नहीं, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को एकदम याद रखने की या रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके नियम कायदा कानून को आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को ना थोड़े से अगर याद रखने की आवश्यकता है ना, तो ये लाइन को थोड़ा सा देख लो एक बार, और एक बार सिर्फ पढ़ लो। ये जो का के स्थान पर क्या आएगा, गा में बदल जाएगा, चा के स्थान पर जा में बदल जाएगा, और दा टा के स्थान पर डा में बदल जाएगा, ता के स्थान पर दा में बदल जाएगा, और पा के स्थान पर बा में बदल जाएगा। फर्स्ट को देखो का के स्थान पर गा में बदल जाएगा। अगर इसको भी नहीं पढ़ना चाहते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मत पढ़िए। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोग जो भी बुक लोगे ना उसमें केवल आप लोगों को
एक बार आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। जो भी इनमें जितने भी ना शब्द दिए हैं सारे को एक लाइन से पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आप लोगों को केवल केवल ये जो दिया गया है ना, मतलब ये जो शब्द दिया है आप लोगों को इसे याद रखना है। मतलब किस प्रकार से संधि विच्छेद करना है ये आप लोगों को याद रखना है, और इसको आप लोगों को नहीं देखना है। हो सके ना तो ये जो संधि विच्छेद किया गया है इस लाइन को ना, तो बिल्कुल भी किसी पेपर से आप लोग ढक लिया कीजिए, मतलब दबा लीजिए कीजिए, और खुद से समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को शब्द दिया जाएगा दिग्गंत। दिग्गंत को बोला जाएगा कि सबसे पहले आप संधि विच्छेद कीजिए, उसके बाद बोला जाएगा कि ये कौन से संधि का है ये बताइए बोल करके। तो आप लोगों को इसको कैसे याद रखना है आप लोगों को सरल तरीके से थोड़े से बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को दिया जाएगा दिग्गंत, है ना, तो आप लोगों को संधि विच्छेद करने आना चाहिए। तो दिग्गंत का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक् प्लस अंत हो जाएगा। क्या, तो दिक् प्लस अंत हो जाएगा बराबर क्या होगा, दिग्गंत हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, इसे आप लोगों को नहीं देखना है। और एक बात आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जब आपने ना हम लोगों को ना स्वर संधि के बारे में बताया तो क में तो लास्ट में आ रहा है, तो ये तो फिर स्वर संधि के अंतर्गत आना चाहिए। तो आप लोगों को एक बात थोड़े से बता दूं, देखो ये लास्ट वाला जो वर्ण दिया है ना, मतलब पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण जो क दिया है ना, उसमें देखो ये हलंत लगा हुआ है सब में, नीचे में ये देखो इस प्रकार से हलंत वाला। अगर हलंत लगा है इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर नहीं है, मतलब अ जो आता है ना क के साथ अ जुड़ा हुआ, तो वो नहीं है, ठीक है, सिर्फ क है इसमें, ठीक है। हलंत लगा इसका मतलब अ को हटा दिया गया है ना, तो इसमें अ नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। केवल केवल इसमें का है, ठीक है। तो दिक् प्लस अंत बराबर दिग्गंत। तो दिग्गंत में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। उसी प्रकार से केवल इसको देख करके आप लोगों को सरसरी निगाहों से पढ़ना है, ठीक है। दिग्विजय, दिक् प्लस विजय बराबर दिग्विजय। उसी प्रकार से दिग्भ्रम, दिक् प्लस भ्रम बराबर दिग्भ्रम। दिग्ज्ञान, दिक् प्लस ज्ञान बराबर दिग्ज्ञान। दिग्दिगंत, तो दिग्दिगंत में देखो दिक् प्लस दिगंत बराबर दिग्दिगंत हो जाएगा। दिक् प्लस हस्ती बराबर दिग्हस्ती हो जाएगा। दिग्गज, दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज हो जाएगा। दिग्वधु, दिक् प्लस वधु बराबर दिग्वधु हो जाएगा। और त्रिग्वेद, त्रिक प्लस वेद बराबर त्रिग्वेद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से त्रिग्वेदी, त्रिक प्लस वेदी बराबर त्रिग्वेदी हो जाएगा। और प्रागैतिहासिक मतलब प्राक धन ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तो सम्यक प्लस ज्ञान बराबर सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो आप लोगों को केवल केवल ना ये वाला जो दिया शब्द जो दिया है ना, उसे देख करके आप लोगों को याद रखना है, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा प्रश्न में ये पूछा जाता है कि ये जो शब्द है ना, मतलब इसमें जितने भी शब्द है उसका संधि विच्छेद कीजिए और उसके बाद फिर इसमें कौन सा संधि है ये बताइए, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से कुछ और इसमें उदाहरण है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एक और देखिएगा ना, तो आप लोगों ये जो वागीस लिखा है, क्या, तो वागीस, वाग प्लस ईस बराबर वागीस, तो इसके आप लोगों को नहीं देखना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वाग प्लस ईस बराबर वागीस। उसी प्रकार से देखो वागांत, वाक प्लस अंत बराबर वागांत। वाडंबर, तो वाक प्लस आडंबर बराबर वाडंबर। और दिगंबर, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। और दिग्दर्शन, तो दिक प्लस दर्शन बराबर दिग्दर्शन। उसी प्रकार से वागीश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी बराबर वागीश्वरी। उसी प्रकार से वागजल, तो वाक प्लस जल बराबर वागजल हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार से वागदुष्ट हो जाएगा ना, तो वाक प्लस दुष्ट बराबर वागदुष्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को केवल केवल ये जो शब्द दिया है ना, इसे आप लोगों को देखना है और समझना है, ठीक है। अब आप लोगों को जो व्यंजन संधि उसे कैसे समझना है, तो इसके समझने के लिए ना एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर जो दिया गया ना, मतलब का आ रहा है और का में हलंत लगा है, मतलब ये अ वाला जो है ना, मतलब इसके अंदर जो स्वर वर्ण छिपा हुआ है ना वो नहीं है, आप लोगों को ये समझना है। और जिसमें अगर कि व्यंजन आएगा ना, तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या लेना है, व्यंजन संधि लेना है। क्योंकि देखो दिक का में क्या रहे, का कौन सा है, व्यंजन, तो डायरेक्ट आप लोग ये समझना कि ये व्यंजन संधि है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को समझोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर रटोगे ना कि हाँ इसका ये होगा इसके ये होगा, तो नहीं, रटते ही रह जाओगे, आप लोगों को याद ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से ता को दा में कैसे बदलना है ये जानना है। तो देखो अगर आप चाहो ना तो ये नियम कायदा कानून को मत याद रखो यार, मैं तो ऐसे ही क्यों साफ साफ आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे याद करने का या समझने का तरीका ये रहता है कि ये जो शब्द इसमें जो दिया है ना, ये वाला शब्द मैं केवल केवल उसको याद रखता हूँ। कैसे, तो जगदीश, तो जगदीश का क्या होगा, जगत धन ईश बराबर जगदीश। तो जगत लास्ट वाला ये जो मेरा जो शब्द लिखा है ना संधि विच्छेद करने के बाद ता में हलंत लगा है, इसका मतलब ये केवल केवल व्यंजन है,
है त वाला, है ना, तो ये व्यंजन है तो क्या होगा, तो ये डायरेक्ट मैं ये समझता हूँ कि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को समझना है। उसी प्रकार भागवत भक्ति, तो भागवत प्लस भक्ति बराबर भागवत भक्ति हो जाएगा। तदाकार हो जाएगा ना, तो तत् धन आकार बराबर तदाकार हो जाएगा। उद्गार हो जाएगा ना, तो उत धन गार बराबर उद्गार हो जाएगा। और तदुपरांत मतलब तद धन उपरांत बराबर तदुपरांत हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है, तभी याद होगा, ठीक है। उसी प्रकार से सदाचार, सत धन आचार बराबर सदाचार। और उसी प्रकार से सरदिंदु, शरद धन इंदु बराबर सरदिंदु। और उसी प्रकार से जगदानंद, जगत धन आनंद बराबर जगदानंद। तो आप लोगों को केवल ये जो शब्द है उसे देख करके ना ऑटोमेटिकली आप लोगों को संधि विच्छेद करना है, तभी आप लोगों से याद होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट थोड़ा दिया है इसका नियम, इसको थोड़े से पढ़ लो ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ला हो तो ता एवं ला के रूप में उच्चारित होगा। जैसे देखो आप लोगों को ना ये इसके भी नियम को याद नहीं रखना है, आप लोगों को केवल ये शब्द को देखना है कि कैसे परिवर्तित हुआ है। जैसे उल्लास दिया है तो उत धन लास बराबर क्या होगा, उल्लास हो जाएगा। ये जो ता है इसमें हलंत लगा हुआ है, देखो सबसे पहले, और ये जो हलंत लगा है इसका मतलब केवल ता है, इसमें आ नहीं है, ठीक है। और ता है इसका मतलब ये व्यंजन हो जाएगा, और व्यंजन है मतलब क्या होगा, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत हो जाएगा। तो सबसे पहले उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन लास बराबर उल्लास। तल्लीन का क्या होगा, तत् धन लीन बराबर तल्लीन। उल्लेख का क्या होगा, उत धन लेख बराबर उल्लेख। और उल्लंघन के क्या होगा, तो उत धन लंघन बराबर उल्लंघन हो जाएगा। और उसी प्रकार से चिल्लास का क्या होगा, चित धन लास बराबर चिल्लास हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है, और कोई भी इसका शॉर्ट ट्रिक सोचोगे ना कि मेरे को शॉर्ट ट्रिक में याद हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही याद करना है, तभी याद हो पाएगा। चलिए अब हम लोग ना विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए ना एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सभी लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे होंगे, चाहे वो सीजी टेट क्वालिफाई कैसे करें एक ही बार में, और उसके अलावा इसके बुक लिस्ट में क्या क्या और पढ़ने चाहिए, चाहे वो आप लोगों का जो अभी ना प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डी एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगा, या उसके अलावा ना अपने फ्यूचर में आप लोगों को और क्या करना चाहिए। इन तमाम सवालों को जवाब जानने के लिए ना, अगर चाहते हो कि आप मेरे से बात करो और मैं अपना जो पर्सनल नंबर है आप लोगों को शेयर करूं, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए बाय MD धीवर करके वहाँ, और वहाँ पर जा कर के आप मेरे को मैसेज कीजिए। तो वहाँ मैं ना आप लोगों का ना अपना जो फ़ोनपे का नंबर है उसे आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और आप लोग केवल 200 रुपये फ़ोनपे कर दीजिएगा। और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है आप लोगों को दे दूंगा, और आप लोग ना डायरेक्ट मेरे को किसी भी टाइम किसी भी दिन ना आप लोग डायरेक्ट मेरे को कॉल करके बात कर सकते हो। और किसी भी प्रकार के जो आप लोगों के मन में सवाल होगा ना, उन तमाम सवालों का जवाब आप लोग कभी भी जान सकते हो, चाहे वो बुक लिस्ट को लेकर के हो, चाहे वो अन्य आप लोगों की पर्सनल जो भविष्य में और आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पर्सनली तौर पे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, मतलब आप लोगों को ना जो भी सलाह चाहिए होगा वो सारा चीज़ आप लोगों को पर्सनली मैं आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अपना नंबर दे सकता हूँ, बट थोड़े सवाल के लिए भी आप लोग बार बार कॉल करोगे ना, तो केवल इसलिए मैं 200 रुपये का रिक्वायर्ड रखा हूँ। और वैसे भी यार आप लोग अगर कि सीजी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग कोचिंग भी करोगे ना, तो आप लोगों से 8 से 10 हज़ार आप लोगों का तो फिर एग्ज़ाम का फ़ीस ही लिया जाता है, मतलब कोचिंग का फ़ीस ही लिया जाता है। तो ये तो आप लोगों का 1% नहीं है उसके हिसाब से, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हो कि पर्सनल तरीके से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, पर्सनल मैं आप लोगों से बात करूँ, तो आप लोगों को केवल इतना ही करना है, ठीक है। केवल 200 रुपये फ़ोनपे करना है, और उसके बाद डायरेक्टली मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, और तमाम जितने भी PDF रहेगा ना, सारा चीज़ आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा, अगर ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो तो। लेना ना लेना आपके ऊपर है, मैं किसी भी प्रकार से आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसको ज़रूरत है केवल ये उसी के लिए है, ठीक है। लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, ये आपके ऊपर है लेना चाहो तो। चलिए अब हम लोग ना विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहला विसर्ग संधि की ना परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं विसर्ग संधि का। ये जो डॉट दिया है ना, सबसे बड़ा जो पहचान है ना विसर्ग का, ये डॉट है, जो डबल डॉट जो दिया है ना, वो सबसे बड़ा पहचान है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे बताऊँ ना, तो ये देखो ये जो शब्द लिखा है ना, इसमें देखो प्रातः और काल करके दिया है और बीच में डॉट दिया है ना, तो ये डॉट को देखकर आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये विसर्ग संधि का जो शब्द है वो हो जाएगा। उसके अलावा जो बाकी को कैसे पहचानना है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसके परिभाषा को
सबसे पहला पढ़ लीजिए। ये जो विसर्ग का जो डॉट दिया है ना, का परिवर्तन ना हो यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ के साथ विसर्ग, ये जो डॉट है ना वो विसर्ग कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। मतलब देखो, अगर ना ऐसे शब्द आप लोगों को ना दिया जाए जिसमें ये देखो डॉट भी रहे और ये शब्द भी रहे, मतलब ये जो बीच में जो डॉट दिया है ना वो विसर्ग कहलाता है, ठीक है। अगर ऐसा शब्द आप लोगों को मिले ना तो आप लोगों को एज इट इज लिखना है। मतलब ये है कि ये जो प्रातः काल लिखा है ना, तो ये जो प्रातः करके जो डॉट दिया है ना उसके बाद प्लस लगा करके काल लिख देना है। देखो सेम टू सेम इसमें लिखा है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया गया इसमें, ठीक है। तो विसर्ग का संधि विच्छेद करने का एकमात्र तरीका और एकमात्र पहचान इसका ये है कि ये जो अगर कि आप लोग ना किसी भी शब्द के बीच में डबल डॉट देखोगे ना तो आँखें मूंद करके आप लोग मान लेना कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, ये देखो शुरुआती में ना ये जो प्रातः का दो वर्ण है ना इसको लेना है और डॉट के बाद ना सिर्फ प्लस आप लोगों को लगाना है। मतलब प्रातः ये हो गया, फिर प्लस लगा दिए, फिर काल को सेम टू सेम लिख दिए। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करना है आप लोगों को, ये पहले समझ में आना। और आप लोगों को ये वाला जो उदाहरण दिया है ना इसे आप लोग को देख के याद नहीं करना है, बिना देखे याद करना है, केवल इस शब्द को देखकर, ठीक है। जैसे प्रातःकाल, प्रातः धन काल बराबर प्रातःकाल, पायापान तो पाया धन पान बराबर पायापान, अंतःकरण अंतःधन करण बराबर अंतःकरण, अंतःपुर अंतःधन पुर बराबर अंतःपुर, अधःपतन तो अधःधन पतन बराबर अधःपतन, राजकर्ण तो राजधन कर्ण बराबर राजकर्ण, मनः कल्पित तो मनः धन कल्पित बराबर मनः कल्पित, पुनः प्राप्ति तो पुनः धन प्राप्ति बराबर पुनः प्राप्ति, पुनः फलित तो पुनः धन फलित बराबर पुनः फलित। ऐसे आप लोगों को ना बिना देखे याद करना, मतलब इसको आप लोगों को नहीं देखना वरना आदत हो जाएगा इसको देख करके याद होने का, ठीक है। अगर ऐसे बिना देखे याद करोगे ना तो आप लोग को ज़ुबान में ही एक बार में ही याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट को देखो, इसको आप लोगों को कैसे याद करना है। याद करने का तरीका ये है कि इस प्रकार के अगर शब्द दिया जाए ना तो देखो शाह जो लिखा है ना, आधा शाह है देखो शक्कर वाला, तो वो शाह की जगह आप लोगों को डॉट लगाना है। तमाम इसमें शब्द में देखो ऐसे अगर होगा ना तो आप लोगों को ये समझना है कि विसर्ग के अंतर्गत आएगा। कैसे, तो सबसे पहला शब्द को देखो निष्करण, तो निधन करण बराबर निष्करण हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से निष्प्राण तो निधन प्राण बराबर निष्प्राण, निष्काम निधन काम बराबर निष्काम, निष्प्रभ तो निधन प्रभ बराबर निष्प्रभ, दुष्परिणाम तो दुधन परिणाम बराबर दुष्परिणाम। उसी प्रकार दुष्कर तो दुधन कर बराबर दुष्कर, दुष्कर्म तो दुधन कर्म बराबर दुष्कर्म, दुष्फल तो दुधन फल बराबर दुष्फल, और दुष्प्राप्ति तो दुधन प्राप्ति बराबर दुष्प्राप्ति, दुष्कुल तो दुधन कुल बराबर दुष्कुल, दुष्पुत्र तो दुधन पुत्र बराबर दुष्पुत्र, है ना। उसी प्रकार से दुष्पान तो दुधन पान बराबर दुष्पान हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है तभी याद होगा, ठीक है। ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से दूसरा दिया है, इसको पढ़ो। ऐसे नियम कायदा कानून को आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप शब्द को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कैसे, तो देखो धनुष टंकार तो धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, ये जो है उसके स्थान पर जो दो डॉट लगा देना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। और जो डॉट लगाओगे इसका मतलब ये जो डॉट अगर आएगा तो आप लोग को समझना है कि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से तत् धन ठकार तो तह धन ठाकार बराबर तह ठाकर हो जाएगा, निष्ठुर ने धन ठुर बराबर निष्ठुर हो जाएगा, दुष्ट दु धन ट बराबर दुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को समझते हुए चलना है तभी होगा, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ शब्द को आप लोगों को ना याद करना होगा, ठीक है। जैसे ये दिया है उसमें नमस्ते नमः धन ते बराबर नमस्ते, ठीक है। निस्तार तो निधन तार बराबर निस्तार, मनस्ताप तो मनः धन ताप बराबर मनस्ताप, दुष्टकार तो दो धन थाकर बराबर दुष्टकार। उसी प्रकार से दुस्तर तो दो धन तर बराबर दुस्तर, निस्तेज निधन तेज बराबर निस्तेज। तो ये जो शाह आप लोगों को आधा शाह दिया है ना वहाँ बस आप लोगों को क्या करना है, दो डॉट लगाना है, मतलब विसर्ग का डॉट लगाना है। उसके बाद ना लास्ट का जो शब्द है ना उसको आप लोगों को लिख देना है, सेम टू सेम है, आप लोग का कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा इसमें जो अंतर दिया है ना उसको पढ़ते हुए चलोगे तभी आप लोगों से अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें जो दिया है ना इसको भी पढ़ लो। इसके उदाहरण को केवल पढ़ो जी, इसके नियम कायदा कानून एकदम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखो नीरस लिखा है तो निधन रस बराबर नीरस हो जाएगा, निरोग तो निधन रोग बराबर
बराबर निरोग हो जाएगा, नीरज तो नी धन रज बराबर नीरज हो जाएगा और नीरव नी धन रव बराबर नीरव हो जाएगा। तो ये जो डॉट दिया ना उसको देखकर आप लोग को पहचानना है कि ये जो रहेगा ना वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना इसके जो विभिन्न प्रकार के इसका जो प्रश्न है ना वो कैसे कैसे बन सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संकल्प किस संधि का उदाहरण है बोला है ना, तो ये जो संकल्प है ना वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे? तो सबसे पहले संकल्प का अगर संधि विच्छेद करके देखो क्या होगा, तो संकल्प का जो संधि विच्छेद होगा ना वो सम धन कल्प हो जाएगा। क्या? तो सम धन कल्प ये जो है ना वो आप लोगों का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सम धन कल्प बराबर संकल्प होगा और सम में देखो ये जो हलंत लगा है इसका मतलब क्या है, ये जो माँ में आ छिपा हुआ था ना वो हट गया है, तो केवल केवल ये सिर्फ माँ है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर जिसमें ना व्यंजन संधि जो फर्स्ट जो शब्द रहेगा उसके लास्ट जो वर्ण है ना उसमें अगर कि व्यंजन रहेगा ना और उसमें नीचे में हलंत रहेगा, वो आप लोगों का डायरेक्ट आप लोग को क्या लेना है, तो व्यंजन संधि लेना है, क्योंकि ये व्यंजन हो जाएगा ना जी है, तो ये व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि ना आप लोगे। तो संकल्प में कौन सा संधि है, तो संकल्प जो है ना वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन ए राजा धन आज्ञा, ऑप्शन बी राजा आज्ञा, ऑप्शन सी राजन प्लस आज्ञा या ऑप्शन डी राजन प्लस आज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजन धन आज्ञा बराबर राजाज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनिए बोला है और ये जो राजाज्ञा शब्द है ना उसका जो सही संधि विच्छेद है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राजाज्ञा का क्या संधि विच्छेद होगा जी हैं, राजन प्लस आज्ञा ना हो जाएगा। मैं आप लोगों को विसर्ग संधि में क्या बताया था, जो राजाज्ञा विसर्ग होगा ना उसमें जो पहला का लास्ट वर्ण होगा ना वो आप लोग का व्यंजन में होगा और नीचे में हलंत लगा होगा, तो वो आप लोगों का करेक्ट जो विसर्ग संधि है उसमें आ जाएगा और राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, देखिएगा जितने भी इसमें प्रश्न है ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। सच्चारित्र का संधि विग्रह है। ऑप्शन ए सतधन चरित्र, ऑप्शन बी सदधन चरित्र, ऑप्शन सी संधन चरित्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सतधन चरित्र बराबर सच्चारित्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सच्चरित्र का विक्रय है बोले है, मतलब संधि विक्रय है बोले है, तो सच्चरित्र का जो संधि विक्रय है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र हो जाएगा और ये जो चा है ना वो ता में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था, है ना, बताया था ना कि ये जो चा है वो ता में कन्वर्ट हो जाता है। तो सच्चरित्र क्या होगा, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र हो जाएगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। सच्चरित्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि। कैसे? अभी जस्ट आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 3 में बताया था ना कि सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र हो जाएगा और ये जो सच्चरित्र है ना वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। उद्धार का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उतधन हार, ऑप्शन बी उतधन हार, ऑप्शन सी उधन तहार या ऑप्शन डी उतः धन हार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है उतधन हार बराबर उद्धार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो उद्धार जो लिखा है ना उसका संधि विच्छेद होगा बोला है, और इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे ना तो उतधन हार बराबर उद्धार हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना उदाहरण में भी आप लोगों को, मतलब इस थ्योरी में भी, कि ये जो द है ना उसका ता में कन्वर्ट हो जाता है जब संधि विच्छेद करेंगे, तो उद्धार का उतधन हार हो जाएगा। और यहाँ पर हलंत है, इसका मतलब कौन सा संधि हो जाएगा? ये जो संधि होगा वो आप लोग का व्यंजन संधि आप लोगों का हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। उल्लास का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए उतधन लास, ऑप्शन बी उधन लास, ऑप्शन सी उधन लास या ऑप्शन डी औधन लास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलता था कि आप लोगों को केवल केवल जो शब्द लिखा है ना उसे आप लोग देख करके याद रखना है, उसमें जो संधि विच्छेद किया गया है उसको नहीं देखना है। इसी वजह से बोलता था, क्योंकि हमेशा प्रश्न में ना शब्द दिया जाता है उसको संधि विच्छेद में कन्वर्ट कीजिए बोल करके, तो अगर आप देख देख कर पढ़ोगे तो कैसे बना पाओगे, तो इसीलिए बिना देखे पढ़ने के लिए बोला था। ठीक है, तो चलिए बताइए सबसे पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उतधन लास बराबर उल्लास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो उल्लास का संधि विच्छेद है बोला है, तो उल्लास शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ना वो आप लोगों का उतधन लास बराबर उल्लास करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी समझाया था कि ये जो आधा ला में फिर से लब आएगा ना तो वो उतधन लास हो जाएगा, मतलब ये जो आधा ला है ना उसके स्थान पर ता आ जाएगा। आधा ता मतलब ये जो नीचे में हलंत लगा है वो वाला है ना। तो उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उतधन लास बराबर उल्लास जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और हमेशा मैं आप लोगों को बताता था कि आप जो व्यंजन संधि है ना उसका जो फर्स्ट शब्द रहेगा उसका जो लास्ट जो वर्ण रहेगा ना वो आप लोगों का आधा में रहेगा, मतलब हलंत लगा हुआ रहेगा, तो उसको आप लोगों को ही करेक्ट लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए निधन सिद्ध, ऑप्शन बी निर्धन सिद्ध, ऑप्शन सी निधन धा या ऑप्शन डी निधन सिद्ध। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी निधन सिद्ध बराबर निषिद्ध करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को ना ये जो शब्द निषिद्ध है ना उसको आप लोगों को याद रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, केवल जो परिवर्तन होगा ना वो शा में होगा। ये जो शा है ना वो आप लोगों का सिंपल जो सा आता है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये निषिद्ध में। ठीक है, और ये जो निषिद्ध का संधि विच्छेद करोगे ना तो निधन सिद्ध बराबर निषिद्ध ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है कि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। संधि विच्छेद अनुच्छेद से बनने वाला शब्द है। ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद, ऑप्शन सी अनुच्छेद या ऑप्शन डी अनुच्छेद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संधि विच्छेद अनुच्छेद से बनने वाले शब्द है, तो ये जो अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद ही ना हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। भरण का उचित संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भरधन अन, ऑप्शन बी भरधन न, ऑप्शन सी भरधन न या ऑप्शन डी भधन अन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भरधन अन बराबर भरण जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भरण का उचित संधि विच्छेद है बोला है, और ये जो भरण है ना तो उसका उचित जो संधि विच्छेद है वो आप लोगों का भरधन अन बराबर भरण करेक्ट हो जाएगा। और ये जो संधि विच्छेद हुआ है ना वो आप लोगों का व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा।
और आप लोग ना हिंदी भाषा का कोई भी बुक लोगे ना, या आप लोग ना जो कंबाइंड बुक रहेगा ना जिसमें सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेगा ना, तो आप लोगों को केवल केवल एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप लोगों को अच्छे से याद हो पाएगा। ठीक है, और अच्छे से सभी को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। शरद धन इंदु में संधि करने पर शब्द बनेगा। ऑप्शन ए सरदेंदु, ऑप्शन बी सरदिंदु, ऑप्शन सी सरदिंदु या ऑप्शन डी सरदेंदु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सरदिंदु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शरद धन इंदु में संधि करने पर शब्द बनेगा बोले है ना, तो शरद धन इंदु में अगर संधि विच्छेद करने के बाद ना इसका जो प्रॉपर जो आंसर बनेगा ना परिवर्तित होने के बाद, वो आप लोगों का सरदिंदु करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के पास केवल दो ऑप्शन थे, या तो बड़ी दी लेना था या छोटी वाला जो दी है ना वो लेना था। तो छोटी वाली दी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी होना होता ना तो इसमें ई की मात्रा होता, तब हम लोग बड़ी का जो रहता उसको लेते। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है ना, तो छोटी वाला जो द है ना वो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। हम लोग ना इसके रूल और रेगुलेशन को एकदम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जनरल सी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोगों से याद हो पाए, क्योंकि हम लोग को एग्जाम के बेसिस पे पढ़ना है, ना कि एकदम इसके सिद्धांत या इसके नियम कायदा कानून को पढ़ते हुए एकदम हम लोग नहीं चलेंगे। जो हम लोगों से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ना उस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निर्धन अर्थक, ऑप्शन बी निर्धन अर्थक, ऑप्शन सी निर्धन अर्थक या ऑप्शन डी निराधन अर्थक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी निर्धन अर्थक बराबर निरर्थक जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निरर्थक का सही संधि विच्छेद है बोला है, और ये जो निरर्थक शब्द है ना उसका सही संधि विच्छेद जो होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी निर्धन अर्थक बराबर निरर्थक जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। शब्द को देखोगे तभी आप लोगों को संधि विच्छेद हो जाएगा जी, किसी प्रकार से नियम कायदा कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से उसमें समझ में आ जाता है। और ये जो ना निरर्थक जो शब्द है ना वो आप लोगों का विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये जो डॉट दिया है ना, तो डॉट का मतलब ये होता है कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये आप लोग को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है बोले है ना, तो ये जो तपोवन शब्द है ना उसका जो संधि होगा वो विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग ना इसका संधि विच्छेद करोगे तपोवन का ना, तो इसमें क्या होगा, ये जो तपोवन है ना तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा तपह क्या, तो तपह धन वन हो जाएगा। क्या? तो तपह धन वन बराबर तपोवन हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पर जो हलंत लगेगा, जो डॉट लगे ना वो डॉट आप लोग का हो जाएगा। तो तपह धन वन बराबर तपोवन ना, ये आप लोगों का तपोवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये जो डॉट है उसको देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप लोगों को ना इसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से इसको बना पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। दुर्नीति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए द धन उर नीति, ऑप्शन बी दो धन नीति, ऑप्शन सी दो धन नीति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी दो धन नीति बराबर दुर्नीति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो दुर्नीति शब्द है ना उसका संधि विच्छेद बोला है, तो ये जो दुर्नीति शब्द है उसका संधि विच्छेद जो होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी दो धन नीति बराबर दुर्नीति हो जाएगा। और ये जो दो का जो जिसमें डॉट दिया है ना उसको देखकर पता चलता है कि हम लोग का विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऐसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, ऐसे शब्द को देखने के बाद ना सबसे पहले आप लोगों को संधि विच्छेद करना, और संधि विच्छेद
विच्छेद के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो किस शब्द का मतलब किस संधि का ये शब्द है, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ना आप लोग का विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए निश्चय, ऑप्शन बी मनस्ताप, ऑप्शन सी दुर्गुण या ऑप्शन डी दिग्गज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी दिग्गज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। बोला है नहीं जी, मतलब विसर्ग संधि नहीं होना चाहिए, इसे आप लोगों को चुनना था। तो ये जो दिग्गज जो शब्द है ना वो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे? तो दिग्गज का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, तो दिग्गज का जो संधि विच्छेद होगा ना वो आप लोगों का दिक प्लस गज हो जाएगा। क्या? तो दिक प्लस गज बराबर दिग्गज हो जाएगा। और ये जो आधा का है इसका मतलब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।